Hi guys, welcome to my channel Anthropology UGC Net by अंजलि। आज ये मैंने पहली बार मतलब ऐसे एक इनिशिएटिव लिया है कि मैं UGC नेट के लिए कुछ वीडियोस बनाऊं जिसमें आई थिंक सबको हेल्प हो सके। सो अभी आज मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ सिलेबस से। तो सिलेबस में वैसे तो 10 यूनिट्स हैं एंड सो आई डिसाइडेड कि मैं उनको दो वीडियोस में डिवाइड करूंगी सो दैट पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पार्ट 1 विल डील विद द 5 यूनिट्स जो कि हमारे एग्जाम में आएगा। एंड एज यू ऑल नो कि नेट में हमारे दो पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। सो हमारा जो एंथ्रोपोलॉजी का होगा पेपर वो पेपर 2 होगा। सो चलो स्टार्ट करते हैं। और आज हम इसमें सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो पहला है मतलब पार्ट 1 में स्टार्ट करते हैं। ओके। सो मैं अब डेली अपडेट डालती रहूंगी, डेली डेली वीडियोस डालूंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, फॉलो करें एंड कमेंट में जरूर बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। एंड ऑब्वियसली अगर आपको और कुछ नॉलेज चाहिए, लाइक इफ यू वांट टू नो एनीथिंग एल्स, सो आई विल मेक वीडियो ऑन सच टॉपिक्स आल्सो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले हम पैटर्न देख लेते हैं कि हमारा एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो पहले क्या होता था कि हमारे 3 पेपर्स होते थे। तो अब चेंज हो गया है पैटर्न, एज यू नो। तो अब 2 पेपर होते हैं। सो पहले पेपर में 50 MCQs आएंगे जो कि आपका जनरल पेपर होता है। और दूसरे पेपर में आपके 100 MCQs आएंगे। जो दूसरा पेपर होगा वो हर मार्क्स जो है हर क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होगा। ओके, और उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगर मतलब आप कोई रॉन्ग आंसर करते हैं तो आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और जो हम जब एक्चुअली क्या होता है, जब हम पेपर देते हैं, जैसे हम यूपीएससी का एग्जाम देते हैं पेपर 1 पेपर 2, तो हमें गैप मिलता है। बट इसमें क्या होता है कि इसमें हमें कोई गैप नहीं मिलता है। हमें फर्स्ट पेपर खत्म करते ही जस्ट सेकंड पेपर में जंप करना होता है। और ये जो पेपर होता है ये होता है हमारा कंप्यूटर बेस्ड। तो हमें कंप्यूटर, जैसे हम जनरली एससी एग्जाम, पीओ, इन सब के एग्जाम्स देते हैं कंप्यूटर पे बैठ के, वैसे ही हमें इसके एग्जाम्स देने होते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अब हम सीधा सिलेबस पे जंप करेंगे विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि हम सबको ऑलरेडी वी ऑल नो कि क्योंकि अब हम नेट का एग्जाम दे रहे हैं तो ऑब्वियसली हमने मास्टर्स तो किया ही है, मास्टर्स में हमने कंप्लीट किया ही हुआ है सिलेबस। बस हमें ये देखना है कि नेट एग्जाम में कितना आएगा और हमें कितना कवर करना है। तो उसी बिहाफ पे हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जितना हमें सिलेबस में बोला गया है। ओके, ठीक है। तो यूनिट 1 में क्या है? यूनिट 1 है आपका रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी, जो कि हम एंथ्रोपोलॉजी में यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा थ्योरी पार्ट आता है। सबसे पहले लाइक हिस्ट्री क्या थी, डेवलपमेंट कैसे हुआ, क्या एम है, क्या स्कोप है एंथ्रोपोलॉजी का, बाकी साइंसेस से उसके क्या रिलेशनशिप है, और और कितने कितने ब्रांचेस आते हैं एंथ्रोपोलॉजी में, और उन दोनों का आपस में रिलेशनशिप क्या है। तो ये तो हमारा बेसिक है। लाइक अगर मोस्टली लोग, जहाँ तक मैं जानती हूँ, वो इग्नू इग्नू से करते हैं मास्टर्स। और कुछ लोगों का ऑप्शनल भी होता है यूपीएससी में एंथ्रोपोलॉजी। तो ये जो पार्ट है, ये पहला वाला पार्ट है, ये थ्योरी वाला पार्ट है। तो ये तो हम सबने कंप्लीट किया हुआ है समहाउ। तो ये उतना डिफिकल्ट नहीं होता है। इसमें हमें बस सारे जितने भी जितने भी हमारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं और हमारे थ्योरी जिन जिन लोगों ने दिया है, उनको बस थोड़ा सा याद करना है। ओके, सेकेंड यूनिट 1 में हमारा है रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड मेट्रिक। तो उसमें एपिस्टेमोलॉजी, ऑन्टोलॉजी, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव, ये सब हमारे कंसेप्ट्स हैं जो हमें यूज करने होते हैं रिसर्च में। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और किस टाइप के रिसर्च होते हैं, लाइक क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, दो टाइप के होते हैं। ओके, तो उसमें हमें क्या करना होता है, क्वांटिटेटिव में हमें क्या करना होता है, रिसर्च डिजाइन
वो कैसे तैयार करना होता है, हाइपोथेसिस के बारे में हाइपोथेसिस हमें कैसे देना होगा, कैसे उसको नल एंड वॉइड प्रूफ करें, कैसे उसको लिखें, ये सब कुछ हमें पढ़ना होगा। अगर मास्टर्स में हम सबने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं तो उसमें ये सब हमारा क्लियर हो जाता है, बट फिर भी हम इसको यहाँ पे पढ़ेंगे लाइक अच्छे से। फिर नेक्स्ट है हमारा फील्ड वर्क और फील्ड वर्क ट्रेडिशन। एक्चुअली में एंथ्रोपोलॉजी क्या है कि बेसिक जो मेन जो उसका बेस है वो यही है, फील्ड वर्क और फील्ड वर्क ट्रेडिशन। क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी जो सबसे पहले अगर हमारे दिमाग में आता है तो हमें यही आता है लाइक एथनोग्राफी, ट्राइबल्स पे रिसर्च करना, उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स पे। सो यहाँ पे क्या है कि एथनोग्राफी आ गया, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, केस स्टडी, लाइफ हिस्ट्री, फोकस ग्रुप, पीआरए, आरआरए। ओके, तो ये सब जो है ये हमारे रिसर्च मेथोडोलॉजी है। ये पीआरए, आरआरए, जीनोलॉजिकल मेथड, स्केड्यूल्स एंड क्वेश्चनियर्स, ग्राउंडेड थ्योरी, एक्सप्लोरेशन एंड एक्सकवेशन, जीआईएस। तो ये सब जो जितने भी ये हमारे रिसर्च मेथोडोलॉजी हैं, इन सबको हम हमेशा फील्ड वर्क ट्रेडिशन में ही यूज करते हैं। लाइक हम फील्ड पे जाके उनसे इंटरेक्ट करके, फेस टू फेस उनसे बात करके, ये सब कुछ हमने अपने मास्टर्स में पढ़ा हुआ है। तो ये उतना मतलब मुश्किल नहीं है, ये जल्दी कंप्लीट हो जाएगा ये वाला यूनिट। तो सेकंड हमारा आता है स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स क्या होता है कि जब हम जितना हमने डेटा कलेक्ट किया, अब उसको हमें शो कैसे करना है सामने वाले को। तो ये हमारे रिसर्च जो हमारा रिसर्च होता है, पेपर होता है, उसमें हमें अपना स्टैटिस्टिक्स भी देना होता है कि इतने लोगों ने हमें हमारे थ्योरी में सपोर्ट करा, इतने लोगों ने नहीं करा। तो ये इसको शो करने का भी एक तरीका होता है जो कि हमें यहाँ पे सीखना होगा। लाइक कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल्स, सैम्पलिंग, measures of central tendency and dispersion, parametric and non-parametric, bivariate and multivariate, linear regression and logistic regression, statistics test। तो ये statistical test, तो ये सब क्या है कि ये हमें एक साथ इन सबको हमें हमने मास्टर्स में ये सब कुछ पढ़ाई हुआ है। बस ये वाले जो कंसेप्ट है, मेन सैम्पलिंग, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, इन सबको हमें इस तरह से पढ़ना है कि लाइक जब क्वेश्चंस आते हैं नेट में तो वो लाइक 4 आपको ऑप्शंस देते हैं, आपको एक सिनेरियो दे देंगे कि हमने ऐसे ऐसा ऐसा है, कंडीशन है, तो आपको इसमें से कौन सा मतलब आप चुनेंगे, सैम्पलिंग चुनेंगे या कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल चुनेंगे। तो ये तो हमें मतलब पढ़ने के बाद ऑब्वियसली सारा रिकॉल हो जाएगा। तो नेक्स्ट उसमें चलते हैं। नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट है टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस। अब एनालिसिस कैसे किया जाता है, जब हम रिसर्च पेपर तैयार करते हैं तो हमें एनालिसिस तो करना ही होगा। तो उसके लिए है कंटेंट एनालिसिस, डिस्कोर्स एनालिसिस, नैरेटिव्स। इस मतलब बहुत सारे वे हैं वैसे तो, बट इसमें 3 ही हैं, तो हम सिर्फ ये 3 ही पढ़ेंगे। ओके, तो ये हमारा यूनिट 1 हो गया जिसमें हमने सिर्फ रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी के बारे में पढ़ा और ऊपर सबसे पहला सेक्शन था हमारा थ्योरी के बारे में। ओके, अब नेक्स्ट यूनिट है हमारा जो कि आता है हमारे बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर। तो बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में जैसे कि सबसे पहला नाम हमारे दिमाग में आता है डार्विन थ्योरी, सिंथेटिक थ्योरी, न्यू डार्विनिज्म, राइट, लमार्किज्म, न्यू लमार्किज्म। ओके, और ये मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन का न्यूट्रल थ्योरी, कंसेप्ट ऑफ क्लैडोजेनेसिस एंड एनोजेनेसिस, पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम सिलेक्शन। ये सारा लाइक जिन जिन लोगों ने बायोलॉजी लिया होगा अपने 12th में, तो उन लोगों ने अपने बायोलॉजी के बुक में ये सारी थ्योरी पढ़ी होगी ऑब्वियसली। और हमारे एंथ्रोपोलॉजी में भी हमने ये सारी थ्योरीज पढ़ी हुई हैं बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर। एंड उसके ये हमारे मेन है जो हमें पढ़ने हैं। ऐसे तो बहुत सारे हैं, बट मेन हमारा लियोमार्किज्म, डार्विनिज्म और सिंथेटिक थ्योरी और मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन पे हमें ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, सेकंड है ट्रेंड्स इन प्राइमेट रेडिएशन। उसके बाद आता है कि प्राइमेट्स, प्राइमेट्स के रेडिएशन, क्लासिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, वो एक्सटिंक्ट जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, फिर उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके हेयर, उनके स्केलेटल, उनके पोस्ट क्रेनियल, ब्रेन, डेंटल, ये सब हमने पढ़ा हुआ है मास्टर्स में।
और इसी को हमें ध्यान में रखना है। वैसे तो इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, यू विल ओनली गेट 4 to 5 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस प्राइमेट वाला टॉपिक, बट ठीक है, वी विल ऑल्सो गो थ्रू दिस। फिजिकल फिजिकल में भी जैसे कि आपका थंब है, लोकोमोशन, लोकोमोशन बहुत जरूरी है पढ़ना, ये मेन टॉपिक है, इसमें से मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं। ओके, और उनके बिहेवियर, सोशल बिहेवियर, ये सब 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 कुछ हमने मास्टर्स में पढ़ा हुआ है, बस हमने इसको थोड़ा सा प्रिसाइज करा हुआ है यहाँ पे कि हमें बस इतना पढ़ना है, हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है। फिर नेक्स्ट चलते हैं एक्सटेंड प्राइमेट। एक्सटेंड प्राइमेट में फिर उनके डिस्ट्रीब्यूशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लासिफिकेशन, लाइक प्रोजमी जो थे, तो वो सारे एक्सटेंट प्राइमेट्स के अंदर आते हैं। फिर मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन, चिंपैंजी, गोरिल्ला, ओरेंगुटान, गिब्बन, गिब्बन, सॉरी गिब्बन नहीं, इट्स गिबन, गिबन। ओके, तो इन सब का हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, और हम दोबारा पढ़ेंगे। फॉसिल्स ऑफ, नेक्स्ट है फॉसिल्स ऑफ एक्सटिंक्ट प्राइमेट्स। अब जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, बिल्कुल खत्म हो गए हैं ही नहीं, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, कहाँ उनके फॉसिल्स मिले, किस जगह पे, और उनके फीचर्स क्या थे, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, क्या वो अर्ली ह्यूमंस से मिलते थे। बस हमें यही सब पढ़ना है, और इसमें सब बहुत ज्यादा बिल्कुल उतना नहीं आता है, थोड़ा ही क्वेश्चन आता है, 1 या 2 यू विल गेट from this section, but we will have to study this topic also. Next है प्री होमिनिड ग्रुप्स। अब इसके अंदर प्री होमिनिड, अर्ली होमिनिड, ओके, जैसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस, रेमिडस, अफ्रीकनस, तो ये जितने भी थे, इनके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। एज आई सेड, इसमें से भी उतने नहीं आते हैं, मुश्किल से यू विल गेट 1 or 2, बट या you will have to study all of them. अर्ली, फिर उसके बाद है अर्ली ट्रांजिशनल ह्यूमन, होमो हैबिलिस जो थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। होमिनिड एवोल्यूशन पढ़ेंगे, उनका कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है, फॉसिल एविडेंस कहाँ कहाँ मिला है, और स्पेसिफिकली जो अफ्रीका, एशिया एंड यूरोप में जो उनके फॉसिल्स मिले हैं, उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक, ओके, वेट लाइक, फिर नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स जो थे हमारे, ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमारा यूनिट 3 आ गया, ये भी बायोलॉजिकल ही है, लाइक अब मॉडर्न ह्यूमन वेरिएशन। अब इसमें क्या आएगी, टाइपोलॉजिकल मॉडल क्या था, पॉपुलेशन मॉडल, क्लाइनल मॉडल, सॉरी इट्स क्लाइनल मॉडल, ओवरव्यू ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय ब्लेमबैक, डेनिकर, इन सब जितने लोगों ने हमें क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था, दो ब्लूमेनबर्ग जो है उनका मेन था, उन्हीं को हमने मतलब मोस्टली आप इन्हीं के मॉडल्स को पढ़ोगे ह्यूमन वेरिएशन को पढ़ने के लिए। वही मतलब ह्यूमन वेरिएशन मतलब क्या हुआ कि आप अलग अलग जगह पे, कहीं पे लोग लंबे हैं, कहीं पे लोग काले क्यों हैं, कहीं पे लोग इतने गोरे क्यों हैं, कहीं पे लोगों के बाल ब्लॉन्ड क्यों हैं, कहीं के लोगों की आंखें नीली क्यों होती हैं। सो उनकी कुछ कुछ थ्योरीज थी, सब इन सब लोगों ने, एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने अलग अलग अपनी अपनी दी थी, बट ब्लूमेनबर्ग का हम ज्यादा उसमें पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एथनिक क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। तो इसके ऊपर भी एथनिक क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इंडिया के अंदर भी हमारे ये 3 लोग हैं, एस एस सरकार, बी एस गुहा और एच एच रिस्ले, इन तीनों ने काफी मतलब अच्छी थ्योरीज दी हैं, जो कि हमें बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से, क्योंकि इसमें से आता है। लिंग्विस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एथनिक ग्रुप्स, ऑब्वियसली अब उनके उनके अलग अलग लैंग्वेजेस हैं एथनिक ग्रुप के, एज वी नो, कितने इतने सारे लैंग्वेजेस हम पढ़ते हैं एंथ्रोपोलॉजी में, अलग अलग ट्राइब्स के अलग अलग लैंग्वेज हैं। फिर मेथड्स ऑफ स्टडिंग ह्यूमन जेनेटिक्स, यहाँ यहाँ से हमारा मेन स्टार्ट हो जाता है एक्चुअली हमारा बायोलॉजिकल। सो इसमें साइटोजेनेटिक्स, मेंडेलियन जेनेटिक्स, ट्विन जेनेटिक्स, पेयर जेनेटिक्स, पॉपुलेशन जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, ये सब हमने पढ़ा हुआ है, ये सब पढ़ा हुआ है। इग्नू की बुक में हम फर्स्ट ईयर का अगर फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी की बुक उठाते हैं, ये सारे टॉपिक बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं। ओके, तो हम
और इसमें से साइटोजेनेटिक्स में से मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि क्वेश्चन आए हैं मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स से भी। तो साइटोजेनेटिक्स में सेल साइकिल, स्टैंडर्ड कैरियोटाइपिंग, बेंडिंग टेक्निक, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। फिर लिंकेज एंड क्रोमोसोम मैपिंग, जेनेटिक इम्प्रिंटिंग, ये सारी चीजें अभी क्या है, ये अभी बहुत ज्यादा हमारे टेक्नोलॉजी जो है ना, साइंस, उसमें ये सारी चीजें इतनी चल रही हैं कि हमें इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। फिर तो ये साइटोजेनेटिक्स अभी के टाइम के लिए बहुत एक ऐसा टॉपिक हो गया है कि इसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। लाइक वी कांट स्किप दिस टॉपिक। ओके, नेक्स्ट है मोड्स ऑफ इनहेरिटेंस। ऑटोसोमल, सेक्स लिंक्ड, सेक्स इन्फ्लुएंस, सेक्स लिमिटेड, मॉडिफाइंग जीन्स, ये सब कुछ हमें पढ़ना है। और पॉपुलेशन जेनेटिक्स, हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, इन्होंने एक अपना थ्योरी दिया था जो कि बहुत फेमस है। फिर उनकी डेफिनेशन हमें याद करनी है। एप्लीकेशन को भी हमें उनका अच्छे से मतलब रट जाना है क्योंकि ये क्वेश्चंस आते हैं। फिर मेटिंग पैटर्न्स क्या है, इनब्रीडिंग कोफिशिएंट क्या है, जेनेटिक लोड, जेनेटिक आइसोलेट, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक डिस्टेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, तो ये सब हम पढ़ेंगे। अलग अलग थ्योरीज हैं ये सारी, इनको पढ़ना है हमें। और इनके हमें कंसेप्ट जो है हमारे क्लियर होने चाहिए टोटली, तभी हम एग्जाम में मतलब बिल्कुल बिना गलती के क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, ऑब्वियसली डीएनए, आरएनए, जेनेटिक कोड, प्रोटीन स्ट्रक्चर, सिंथेसिस, ये सारा हमें पढ़ना है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, जेनिक एंड जेनोमिक म्यूटेशन, ठीक है। तो ये तो हमारा यूनिट 3 हो गया। हम 3 यूनिट कर चुके हैं और इस वाले स्लाइड में एक्चुअली मैं 5 यूनिट के बारे में ही बात कर रही हूँ, तो 2 हम और पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट जो मैं वीडियो अपलोड करूंगी उसमें हमारे 5 और यूनिट होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट यूनिट में। 4th यूनिट, इसको हम बोलेंगे हमारा फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी टोटली, लाइक जिसमें सोमेटोग्राफी ये सब आ जाता है। तो इसमें ह्यूमन ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन, जिसमें हम एक्चुअली एज यू विल रिमेम्बर कि हम जब ह्यूमन ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन पढ़ते हैं तो उसमें डेफिनेटली वी विल स्टडी अबाउट लाइक बीएमआई इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स, राइट, ये सारी चीजें। और मेनोपॉज, मेंस्ट्रुएशन, प्यूबर्टी, एडोलसेंस, दीज थिंग्स, ये बहुत बेसिक चीजें हैं, बहुत ज्यादा बेसिक चीजें हैं जो कि सबको नॉलेज होती है। और यहाँ पे बस हम थोड़ा, बहुत लोगों, बहुत एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने और बायोलॉजिस्ट ने डेफिनेशंस दी हैं तो वो तो हमें याद रखना ही है। और कुछ कुछ टर्म्स के कंसेप्ट्स हमें क्लियर रखने हैं, ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ क्या होते हैं, फेजेस ऑफ ग्रोथ क्या है, जैसे प्रीनेटल, पोस्टनेटल, ठीक है। और ग्रोथ कर्व्स क्या होते हैं, ग्रोथ कर्व्स वैसे तो ऐसे जनरली नहीं जल्दी आता है, बट 1-2 बार मैंने देखा है कि ये क्वेश्चन इस पे आया हुआ है, तो ये हमें पढ़ना जरूरी है। ओके, कैचअप एंड कैच डाउन ग्रोथ, ये सब कुछ हमें पढ़ना है। एजिंग, एजिंग पढ़ना है। सोमैटिक, स्केलेटल एंड डेंटल मैच्योरेशन के रेफरेंस से हमें एजिंग पढ़ना है। ओके, फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ, जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल, सेक्युलर ट्रेंड्स इन ग्रोथ, methods of studying human growth, longitudinal, cross sectional, mixed longitudinal, linked longitudinal, ये सारे मतलब मेथड्स हैं। इन मेथड्स से हम ह्यूमन ग्रोथ को पढ़ते हैं, ठीक है। अब बॉडी कंपोजिशन के लिए लाइक बोन मास, बॉडी मास इंडेक्स, परसेंटेज ऑफ बॉडी फैट, सेगमेंट फैट, बॉडी एज, इससे हम बॉडी कंपोजिशन का अंदाजा लगाते हैं। ह्यूमन अडेप्टेशन में क्या आएगा, एलेंस एंड बर्गमैन्स रूल, या हम ये हमने बहुत बार पढ़ा होगा फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में, तो ये हमने काफी बार पढ़ा हुआ है। और ह्यूमन अडेप्टेबिलिटी प्रोग्राम, ह्यूमन अडेप्टेशन टू हीट, कोल्ड, हाई एल्टीट्यूड, लाइक अलग अलग इन्वायरमेंट में लोग अलग अलग तरीके से रहते हैं, उनका बॉडी कंपोजिशन अलग होता है, तो ये हमें पढ़ना जरूरी हो जाता है। सोमेटोटाइपिंग में क्या होगा कि आप सोमेटोटाइपिंग में आप उसको मतलब भारी भारी आप उनके नोज, ईयर, उनका स्ट्रक्चर, वो सब कुछ पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसमें
डेमोग्राफी का एंथ्रोपोलॉजी से रिलेशन क्या है ये तो पढ़ना है ही, ऊपर से मोबिलिटी, मोर्टेलिटी, माइग्रेशन, सिलेक्शन इंटेंसिटी, ये सारी चीजें तो हैं। यूपीएससी भी इसमें काफी बार पूछता है क्वेश्चन अपने ऑप्शनल में। ठीक, नेक्स्ट है हमारा यूनिट 5 जो कि है हमारा आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में हमें क्या पढ़ना है? प्री हिस्ट्रिक आर्कियोलॉजी के कंसेप्ट्स लाइक एथनो आर्कियोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल आर्कियोलॉजी, इन्वायरमेंटल आर्कियोलॉजी, सेटलमेंट आर्कियोलॉजी, कॉग्निटिव, जियो आर्कियोलॉजी, एक्शन आर्कियोलॉजी, थ्योरेटिकल पैराडिग्म, इंटरप्रिटेटिव पीरियड, साइंटिफिक पीरियड से इंटरप्रिटेटिव पीरियड तक के बीच का जो जो था टाइम पीरियड था उसको भी पढ़ना है। फिर नेक्स्ट है डेटिंग। डेटिंग तो हमें पता ही है, जिन जिन लोगों ने मास्टर्स करा है, फर्स्ट ईयर की इग्नू की बुक्स पढ़ी हैं उसमें ये डेटिंग के बारे में जरूर पढ़ा होगा आर्कियोलॉजी में। तो डेटिंग में टाइपोलॉजी, सरिएशन, जियो आर्कियोलॉजिकल, ऑब्सिडियन, हाइड्रेशन, केमिकल डेटिंग ऑफ बोन्स, ऑक्सीजन आइसोटोप, फ्लोरीन एस्टिमेशन, रेडियो कार्बन इज माय फेवरेट वन क्योंकि ये काफी इजी है और इसमें बहुत ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना होता है, जस्ट एन इजी वन। क्रॉस डेटिंग, एमिनो एसिड रेसमिनाइजेशन, पैलियोमैग्नेटिक, ये सब हमें पढ़ना है। तो ये हम कंप्लीट करेंगे आने वाले वीडियोस में। मैं ये सारे टॉपिक वाइज धीरे धीरे सारी वीडियो कंप्लीट करूंगी और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। अभी तो हमें बस सिलेबस जानना है क्योंकि सिलेबस जानना बहुत जरूरी होता है कि हमें कितना पढ़ना है और कहाँ तक पढ़ना है। फिर नेक्स्ट है पेलियो इन्वायरमेंट। अब इसके अंदर क्या आता है? जियोलॉजिकल स्टेजेस, टर्शियरी, क्वाटरनरी, प्लेस्टोसीन, होलोसीन, major climatic changes during Pleistocene and post-Pleistocene period, glacial and interglacial periods, ice age, pluvial and interpluvial climatic phases, evidence of quaternary climate changes, ये सब हमें इसमें पढ़ना है। और इसमें से वैसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट एक दो आ गए तो फिर ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा ही। लिथिक टूल, टाइपोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी नेक्स्ट है। ये तो हम लाइक आर्कियोलॉजी हम बोलते हैं और आर्कियोलॉजी में अगर लिथिक टूल और टाइपोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी ना आए तो फिर, है ना? तो आर्कियोलॉजी तो हम इसी से ही जानते हैं। लोअर पैलियोलिथिक, पेबल टूल्स, चॉपर एंड चॉपिंग टूल्स, इन सब टूल्स के बारे में पढ़ना है, कब ये बने, कैसे बने, किस किस कैसे कैसे फ्लेक्स थे। मिडिल पैलियोलिथिक इन सब एज में, न्यूलिथिक एज में कैसे उन लोगों ने औजार बनाए, कैसे उसको यूज करा, ये हमें पढ़ना है। ओवरव्यू ऑफ लिथिक कल्चर्स ऑफ यूरोप। मेन जो ये फैला हुआ था, जो हमें बहुत ज्यादा एविडेंसेस मिले हैं वो यूरोप से ही मिले हैं लिथिक कल्चर के। तो उसके बारे में हमें मतलब ओवरव्यू तो ऊपर ऊपर से पढ़ना है। लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, ऑस्ट्रेलियन कल्चर, अपर पैलियोलिथिक, ये सारे लिथिक कल्चर्स को हमें पढ़ना है, वहाँ के सारे प्लेसेस में जैसे जैसे थे ये सब पढ़ना है। अर्ली फार्मिंग कल्चर्स एंड न्यूलिथिक ऑफ द नियर ईस्ट। नियर ईस्ट में भी अब जितने हैं लाइक सानीदार, हायुक, कैटल, इन सब के जितने भी हमारे फार्मिंग कल्चर्स यहाँ पे आए थे, डेवलप हुए थे न्यूलिथिक टाइम में, कैसे कैसे किया था, ये सारा हमें पढ़ना है। ठीक है, तो ये तो हमारा 5 यूनिट पूरा हो गया। यहाँ पे हमने 5 यूनिट पढ़ लिया है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट अब मैंने एक एंथ्रोपोलॉजी में फ्रेंच बोआज जो हमारे फादर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी हैं उनके द्वारा दी गई एक डेफिनेशन थी जो मैंने लिखा है। तो आपको टाइम मिले तो आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, वैसे मैं पढ़ देती हूँ एक बार। एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन काइंड पास्ट एंड प्रेजेंट that draws and builds upon knowledge from the social sciences and biological sciences as well as the humanities and the natural sciences. ओके, तो ये मतलब ये एक बेसिक सी डेफिनेशन है। लाइक समवन इफ समवन विल आस्क एंथ्रोपोलॉजी ये कौन सा सब्जेक्ट है, तो ऑब्वियसली यू कैन गिव सच डेफिनेशंस टू देम लाइक ओवरऑल टू मेक देम अंडरस्टैंड। आई बिलीव कि ये डेफिनेशन मैंने एक्चुअली इसलिए चुना है
क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रॉपरली एंथ्रोपोलॉजी को एक एक उसमें समझा देता है, एक स्टेटमेंट में। तो इसलिए बाकी यू कैन कॉपी दिस ऑल्सो टू यूज समवेयर एल्स। नेक्स्ट, एंथ्रोपोलॉजी का टर्म कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ऑब्वियसली ग्रीक एंथ्रोपोस, ह्यूमन बीइंग, ये हम सब ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। बेलनॉस की बहुत फेमस थे हमारे सोशल एंथ्रोपोलॉजी में, तो उनके काम हमने बहुत सारे पढ़े हैं। एंड यही सब है इसमें। तो वैसे तो आप पढ़ सकते हैं, आप पढ़ लेना, मैंने बस लिख दिया था इसमें कि आपको शायद कुछ काम आए। तो ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में मैं पार्ट 2 अपलोड करूंगी, जिसमें मैं बाकी के 5 यूनिट्स के बारे में बात करूंगी। और फिर उसके बाद हम फर्स्ट यूनिट से मैं अपनी वीडियो बनाना शुरू करूंगी, जिसमें मैं उसमें पढ़ाऊंगी एक एक टॉपिक को। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, आपको समझ आ रहा है जो मैं बता रही हूँ, तो प्लीज फॉलो करें और स्टे ट्यून्ड। मैं अपलोड करती रहूंगी। एंड आपको कोई भी क्वेरी हो, प्लीज कमेंट। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।